आज से हमारा टॉपिक है माई सीक्वल। तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से कि इंट्रोडक्शन टू माई सीक्वल एज एन ओपन सोर्स डेटाबेस। माई सीक्वल क्या होता है हमारे पास? तो माई सीक्वल होता है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। डेटाबेस की बात अगर की जाए, डेटा और बेस बेस की अगर बात की जाए तो बेस कहते हैं कि आपके पास कोई जगह, ठीक है, मतलब जैसे बात करते हैं हम एयर बेस या आर्मी बेस, तो कोई जगह को कहा जाता है। और डेटा मतलब क्या है? आपके पास इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन रखने की जगह को डेटाबेस कहा जा रहा होता है। ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि जहां पर आप अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो, सही है, और रिट्रीव कर सकते हो। डेटाबेस को मैनेज किस तरीके से किया जाता है? डेटाबेस को मैनेज किया जाता है डिफरेंट टूल्स की मदद से। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली है क्या? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास एक ऐसा टूल है जिसके इस्तेमाल से आप क्या करते हो? आप अपने डेटा को डेटाबेस में सेंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम जो है वो स्निपिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डायग्राम के थ्रू समझ सकें इस चीज को। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मान के चलो कि आपके पास ये आपका डेटा मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? हमारा डेटा मौजूद है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक डीबीएमएस है। डीबीएमएस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है हमारा डेटाबेस। ठीक है। हम डायरेक्टली जो अपना डेटा है ना वो डेटाबेस में सेंड नहीं कर सकते। हमें जरूरत पड़ती है एक टूल की, एक सॉफ्टवेयर की, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? अपना डेटा जो है वो डेटाबेस में सेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम डायरेक्टली जो है वो अपना डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर सेंड नहीं कर सकते, तो हमें जरूरत पड़ती है एक डीबीएमएस टूल की। ठीक है। अब डीबीएमएस में आपके पास काफी सारे टूल्स आते हैं कि जिनको यूज करते हुए आप अपना डेटा जो है वो डेटाबेस में सेंड कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेटाबेस डेटाबेस होता क्या है। ठीक है। तो अगर डेफिनेशन लिखे हैं उसकी डेटाबेस की, तो हम क्या लिखेंगे? अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा stored in a format that can easily be accessed। डेटाबेस क्या है? आपके पास कलेक्शंस ऑफ डेटा है, जहां पर आपके पास काफी सारा डेटा हो। ठीक है। और जहां जो आप स्टोर करते हो एक फॉर्मेट के अंदर। हम आपने हमने एसक्यूएल सर्वर पढ़ा तो आपने देखा कि हम जो है वो अपना डेटा स्टोर करते हैं एसक्यूएल सर्वर में किस फॉर्मेट के अंदर? टेबुलर फॉर्मेट के अंदर। जहां आपने देखा था कि टेबल्स में हमारे पास रॉज एंड कॉलम्स होती हैं, हम हमारा जो डेटा है वहां पर स्टोर हो रहा होता है। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ फॉर्मेट दैट कैन इजीली बी एक्सेस। तो बेसिकली बात की जाए, अगर मैं एक नोटपैड की फाइल बनाऊं और उस एक नोटपैड की फाइल के अंदर यहाँ पर मैं एक नोटपैड की फाइल बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर आके इस तरीके से लिखूं, जैसे असद लिख दिया, और मान के चलते हैं कि हमारे पास ये कुछ डेटा है। फिर मेरे पास यहाँ पर मैं कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ एक डेटा को दूसरे डेटा से। ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं लिख दूं ये कुछ इस तरीके से वैल्यूज लिख दूं, तो पॉसिबल है कि यार आप जो है वो डेटा को रीड नहीं कर पाओ कि सर ने यहाँ पर जो है वो क्या लिखा है। आप ये तो बता सकते हो कि यार हो सकता है ये नाम है, ये आप एक थिंक सोचो आप, तो आप बहुत सारी एज हो सकती है, फिर आप ये कहो यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चीज क्या लिखी हुई है। ठीक है। तो आपके पास डेटा को रीड करना मुश्किल हो जाता है अगर आप इस तरीके से अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं ये क्या है, ये नाम है, मान लो ये एज है, ये पोस्टल कोड है, तो अब आप इस फाइल को इजीली रीड कर सकते हो। उसमें जितना भी डेटा मौजूद होगा आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर किसी और को बताना पड़े तो आपको यही चीज दूसरे को भी बतानी पड़ेगी। तो टेबल के इस्तेमाल से क्या होता है कि हमारे पास डेटा को रीडेबिलिटी जो होती है ना हमारे पास वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम जो है वो वर्ड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं, हम जो है वो एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जैसे नेम, एज, CNIC, और लिख लेता हूँ फोन। और यहाँ पर जो है वो हम जो है एक आध स्टूडेंट का डेटा ले लेते हैं, जैसे मैंने अली का ले लिया और यहाँ पर एज लिख ली, ये उसका CNIC लिख दिया, ये उसका फोन नंबर लिख दिया। तो कोई भी अगर टेबल को मैं किसी स्टूडेंट को या फिर किसी और को दिखाता हूँ कि यार आप इसको पढ़ लो, तो आपके लिए इसको रीड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि आपको ये पता होता है कि यार ये जो कॉलम है ये हमारे पास नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम जो है वो हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कॉलम हमारे पास CNIC को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कॉलम हमारे पास फोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी टेबुलर फॉर्मेट के अंदर जो डेटा रखा होता है उसको पढ़ना
बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो हमारे पास ये एसक्यूएल सर्वर हो चाहे माई सीक्वल हो, ये आपके पास डेटा को किस फॉर्मेट के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं, टेबुलर फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो दैट कैन इजीली बी एक्सेस, तो और हम उसको इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास डेटाबेस में डेटा स्टोर हो जाता है, मान के चलते हैं कि यार अगर हम एक रजिस्टर के अंदर मल्टीपल यानी थाउजेंड ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं, और अगर मैं कल को चाहता हूं कि यार किसी एक स्टूडेंट का अली का डेटा देख सकूं, तो मुझे उस पूरे रजिस्टर को दोबारा से देखना पड़ेगा और उसमें कहीं ढूंढ कर मुझे अली का डेटा मिलेगा। लेकिन यही मैं टूल्स का इस्तेमाल यानी डीबीएमएस टूल का अगर इस्तेमाल करूं, तो मेरे पास एक वन क्लिक के ऊपर यानी मैं उसकी अगर आईडी डालूं, तो मैं अली का डेटा इजीली फैच कर सकता हूं और मैं ये बता सकता हूं कि अली ने यहाँ पर जो है इस महीने कितनी शॉपिंग करी, क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। तो डीबीएमएस टूल हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास किस तरीके से हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से। अगर बात की जाए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से ऐसे टूल्स मौजूद हैं कि जिनके इस्तेमाल से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, तो नंबर वन बात करता हूं मैं ओरेकल की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है माई सीक्वल, उसके बाद आ जाता है एसक्यूएल सर्वर, फिर आ जाता है हमारे पास पोस्टग्रे, फिर आ जाता है हमारे पास मोंगोडीबी, ठीक है। तो काफी सारी एक लिस्ट है। तो ये हमारे पास कुछ डीबीएमएस टूल्स हैं कि जिनके इस्तेमाल से जो है वो हम डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास होता क्या है, हम ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास टूल्स हैं जिनके जरिए आप अपने डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, या अपना डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हो। ये सारे के सारे टूल्स हैं जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिनके इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हो, उस पर डेटा क्रिएट कर सकते, डेटाबेस में डेटा स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो ये काफी लिस्ट है। अब दो टाइप्स के आपके पास डेटाबेस होते हैं, दो टाइप के। एक होता है आपके पास रिलेशनल डेटाबेस, एक होता है आपके पास नो सीक्वल, ठीक है। दो टाइप के आपके पास डेटाबेस होते हैं, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस, एक होता है आपके पास नो सीक्वल। रिलेशनल डेटाबेस कौन से होते हैं, तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद अगर मैं किसी एक किसी एक आपको ईआरडी दिखाऊं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप देखो ये आपके पास एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, एक ईआरडी को देख के आपको अंदाजा लगता है कि ये एक आपके पास एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की ईआरडी बनी हुई है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि आपके पास हर टेबल का एक दूसरे टेबल के साथ रिलेशन मौजूद है, ठीक है। तो आप देखो ये एम्प्लॉय वाला टेबल जो है वो मैनेजर के साथ कनेक्टेड है, फिर ये कस्टमर के साथ, जॉब के साथ, लोकेशन, कैटेगरी, प्रोडक्ट, सप्लायर, टाइप और यूजर, ये जितने भी टेबल्स हैं आपस में इन दूसरों के दरमियान क्या मौजूद है, रिलेशन मौजूद है। तो इसको कहा जाता है आपके पास रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, जिसे आप आरडीबीएमएस भी कहते हो, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां आपकी टेबल के दरमियान क्या होता है, रिलेशन होता है। तो हमने एसक्यूएल सर्वर में पढ़ा था कि आपके पास टेबल के नाम को क्या कहा जाता है, एंटिटी, ठीक है। आपके टेबल के नाम को क्या कहा जाता है, एंटिटी, ठीक है। यहाँ पर एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से कनेक्टेड है, जहां पर आपके पास टेबल्स के दरमियान रिलेशन हो, उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां आपके हर टेबल के दरमियान, हर एंटिटी के दरमियान रिलेशन मौजूद होता है। क्लियर। तो रिलेशन में आपके पास आप सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं, हमारे पास हम यहाँ पढ़ लेते कि रिलेशन दो किस्म के डेटाबेस होता है आपके पास, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस, एक होता है आपके पास नो सीक्वल, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है आपके पास, जिनमें टेबल के दरमियान आपस में रिलेशनशिप मौजूद हो। तो नो सीक्वल आपके पास क्या होता है, जहां पर आपके पास टेबल के दरमियान कोई रिलेशन मौजूद नहीं होता। अभी एक काम करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस का देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है हमारे पास डीबीएमएस टूल मौजूद है। तो ये जितने आप देख रहे हो ना, ओरेकल, माई सीक्वल, एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रे एसक्यूएल, ये सारे के सारे रिलेशनल डेटाबेस हैं। क्या है, रिलेशनल डेटाबेस है। नो सीक्वल में आपके पास क्या होता है, जहां टेबल के दरमियान आपके पास रिलेशन मौजूद नहीं होता, और जब वो स्टोर होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर स्टोर होते हैं। किसके अंदर, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। जबकि आपके पास रिलेशनल डेटाबेस किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, टेबुलर फॉर्मेट के अंदर। आपके पास रिलेशनल जो डेटाबेस है वो किस फॉर्मेट के अंदर स्टोर हो रहा होता है, टेबुलर फॉर्मेट के अंदर। जबकि आपके पास नो सीक्वल जो है वो किस फॉर्मेट के अंदर स्टोर, डॉक्यूमेंट बेस्ड फॉर्मेट के अंदर स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। अब नो सीक्वल के अंदर कौन कौन से आपके पास जो है वो टूल्स आ जाते हैं, जैसे मोंगोडीबी, रेडिस और कैसेंड्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे जो है वो टूल्स हैं कि जिसमें आप जो है वो नो सीक्वल पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको दो जो है वो आपके पास डेटाबेस मौजूद है, एक रिलेशनल डेटाबेस, एक है नो सीक्वल। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, इसमें टेबल्स के दरमियान रिलेशन मौजूद हो, वो आपके पास रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। जैसे ओरेकल, माई सीक्वल, एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रे, इनके दरमियान, इनमें आप
जब आप रिलेशन बनाना चाहते हो तो आप रिलेशन एंटिटीज के दरमियान क्रिएट कर सकते हो। और नो सीक्वल क्या होता है आपके पास, जिसमें टेबल के दरमियान कोई रिलेशन मौजूद नहीं होता और जिसका डेटा स्टोर होता है किस फॉर्मेट के अंदर, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, टूल्स हैं जिनके इस्तेमाल से हम नो सीक्वल पे वर्क कर सकते हैं, मोंगोडीबी, रेडिस, कैसेंड्रा और एक्सेट्रा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, अब बात की जाए इसके एडवांटेजेस की। अगर बात करें हम माई सीक्वल के एडवांटेजेस की, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ माई सीक्वल। ठीक है, पहला एडवांटेज क्या है, ठीक है, कि आप माई सीक्वल को मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेज जैसे सी शार्प, PHP, पाइथन, नोड.js, आप इन सब लैंग्वेजेस को क्या कर सकते हो, माई सीक्वल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, जो आपका जो डेटा होगा, ताकि आप वो डेटा अपने डेटाबेस में यानी माई सीक्वल के अंदर स्टोर करवा सकते हो। तो क्या लिखेंगे, यूज मल्टीपल लैंग्वेजेस, यूज्ड विथ मल्टीपल लैंग्वेजेस, PHP, C Sharp, Node.js, Python। ठीक है, दूसरी बात की जाए कि माई सीक्वल जो है आपके पास एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, एक ओपन सोर्स है। मतलब ओपन सोर्स से मतलब क्या होता है, जिसमें आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, जिसका आपको लाइसेंस फ्री होता है, आप इजीली इसको कहीं भी यूज कर सकते हो अपने पास। आपको उसका कोई मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसका यूज करने के कोई भी चार्जेस नहीं देने होते। ठीक है, तो माई सीक्वल आपके पास क्या है, ओपन सोर्स है। तो माई सीक्वल इज ओपन सोर्स। ठीक है, हमारे पास दूसरा, इसके बाद और एडवांटेजेस की बात की जाए तो हमने देखा माई सीक्वल क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करता है, अभी हमने पढ़ा था RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो माई सीक्वल इज RDBMS। फिर हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, द माई सीक्वल डेटाबेस सर्वर इज फास्ट, द माई सीक्वल डेटाबेस सर्वर is fast, secure, scalable and easy to use। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपके पास, कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप माई सीक्वल को मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेट करवा सकते हो, जैसे हमने सी शार्प में पढ़ा था, .NET का हमने इस्तेमाल किया था, हमने एसक्यूएल सर्वर के साथ इस्तेमाल किया था, बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि यार .NET में जो लाइब्रेरीज है ना, वो एसक्यूएल सर्वर के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाती है। ठीक है, तो हमने इसीलिए एसक्यूएल सर्वर वहां पर पढ़ा था। जैसे PHP, आपके पास जो PHP की लाइब्रेरीज है ना, वो इजीली इंटीग्रेट हो जाती है माई सीक्वल के साथ, इसीलिए हम जो है वो माई सीक्वल यूज करेंगे। वैसे आप सी शार्प के साथ भी जो है वो माई सीक्वल यूज कर सकते हो। आप जो है वो Node.js भी जो है वो माई सीक्वल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। माई सीक्वल आपके पास एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने यूज करने के। फिर मेन पॉइंट आपके पास RDBMS का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, यानी यहाँ पर आप ऐसे टेबल क्रिएट कर सकते हो जिनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप मौजूद हो। फिर द माई सीक्वल डेटाबेस सर्वर जो है वो आपके पास फास्ट है, सिक्योर है, रिलायबल है और इजी टू यूज। सबसे ज्यादा बात जो है कि आसान है इसको यूज करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से जो है वो हम माई सीक्वल को जो है डेटाबेस को हम एक्सेस कर सकते हैं और किस तरीके से अपने पास उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, हमारे पास एक न्यू टैब ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे, आपने XAMPP यहाँ पर लिखना है XAMPP डाउनलोड। ठीक है, आपने इसको क्लिक एंटर कर देना है। आपको फर्स्ट वेबसाइट दिख रही होगी apachefriends.org के नाम से, आपने इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आपके पास ये आ रहा होगा XAMPP फॉर विंडोज, XAMPP फॉर लिनक्स और XAMPP फॉर OS, जिसके भी आप यूजर हो आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर लेना, 64 बिट है या 32 बिट है, तो आपने उसको चेक करते हुए यहाँ पर डाउनलोड करना है। ठीक है, अच्छा, लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर PHP का 8.1.4 के साथ जो है वो XAMPP यहाँ पर अवेलेबल है। ये ओल्ड वर्जन है सारे, लास्ट में आपको लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, तो सिंपल आपने इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद
सिंपली नेक्स्ट करते हुए आपने इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। अब जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आप यहाँ पर अगर आप इसको फोल्डर देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। आप कोशिश करिएगा इसको सी में ही इंस्टॉल करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोकल डिस्क सी में जाओ तो आपको जैम्प नाम का एक फोल्डर दिख जाएगा। आप इसके अंदर आ जाओ तो यहाँ पर जितने भी इसके साथ जो मौजूद थे सेटअप्स वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पर आओ तो जैम्प कंट्रोल नाम से आपको दिख रहा होगा, आप इससे भी जो है वो जैम्प को ओपन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपके पास ओपन होके दिखेगा। नहीं तो अगर आप यहाँ से ओपन नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो, जैम्प लिखोगे, जैम्प कंट्रोल पैनल, और यहाँ पर क्लिक करके आप इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये दो आ गए आपके पास। तो आपने बहुत सिंपल है इसको यूज करना है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल बस आपको स्टार्ट कर देना है ये दोनों को, ठीक है। जब आप इन दोनों को स्टार्ट कर दोगे तो बिल्कुल आप इसके आपको इसको पीएचपी के साथ वर्डप्रेस के साथ यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, अपाचे सर्वर को ऑन कर देना है। माई सीक्वल यहाँ पर मौजूद है, आपने सर्वर को ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और आपने किस चीज का ध्यान रखना है, आपने यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट। इसको लिखने के बाद आप अगर यानी माई सीक्वल को ओपन करना चाहते हो तो आप इसको देखो, यहाँ पर आपके पास एक पोर्ट आ रही होगी 88, हो सकता है आपके सिस्टम में कोई और पोर्ट आ रही हो, ठीक है, 80 आ रही हो, किसी के पास कुछ और शो हो रही हो। तो जो भी पोर्ट आपके पास आ रही होगी, मेरे पास 88 आ रही है, तो मैं यहाँ लिखूंगा लोकल होस्ट, उसके बाद कॉलन कॉलन, और उसके बाद मैं लिखूंगा 88 स्लैश यानी फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद PHP माई एडमिन। जैसे ही आप ये लिख के एंटर करोगे तो आपके पास जो माई सीक्वल का इंटरफेस है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो PHP माई एडमिन आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, लोकल होस्ट, उसके बाद जो भी आपका पोर्ट का नाम होगा, कॉलन के बाद स्लैश एंड PHP माई एडमिन। तो ये भी देख लेते हैं कि माई सीक्वल जो है वो कौन कौन सी वेबसाइट जो है वो हमारी यूज कर रही होती है। तो बहुत बड़े बड़े नाम है, जैसे फेसबुक, ठीक है, ट्विटर, गूगल, याहू, यूट्यूब, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, विकीपीडिया जो आपका इतना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है, पिंटरेस्ट, ये आपके पास बेसिकली इमेज अपलोड करने की वेबसाइट्स हैं, पिंटरेस्ट और फ्लिकर, ठीक है। ये बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं आपके पास जो आपके माई सीक्वल डेटाबेस को यूटिलाइज कर रही हैं, क्लियर। तो आते हैं वापस इसके इंटरफेस पे। तो आपको कुछ इस तरीके से जो है वो PHP माई एडमिन जो है वो ओपन होके दिख रहा होगा। बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन के बाद आपने अपनी पोर्ट को फॉलो करते हुए जो है वो आपने ये लोकल होस्ट कॉलन, अपनी पोर्ट का नाम, एंड देन स्लैश एंड देन PHP माई एडमिन लिखे आपने इसको ओपन कर लेना है। अब बात करते हैं कि जब आपने एसक्यूएल सर्वर यूज किया था तो आप यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर दिखता होगा, जहां पर आपके तमाम डेटाबेस जो है वो आपको डिस्प्ले हो रहे होते थे। यहाँ पर आपके पास एक न्यू क्वेरी का बटन था, जहां पर आप न्यू क्वेरी पे सिलेक्ट करके जो है वो आप कोई भी क्वेरी जो है वो इंसर्ट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सी चेंजेस हैं और बहुत ज्यादा इजी टू यूज है। तो अगर मैं बताऊं कि अगर हमने एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो हमने सिंपल इस न्यू के बटन पे क्लिक करना है, और न्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिर्फ हमने डेटाबेस का नाम देना है। जैसे मैं कोई भी डेटाबेस का नाम रखना चाहूँ, जैसे आज मैं कहूँ टुडे लेक्चर के नाम से जो है वो हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर न्यू पे आते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेटाबेस का नाम टुडे लेक्चर, ठीक है। एंड देन सिंपल मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्रिएट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखो मेरे पास जो मेरा डेटाबेस है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हम डायरेक्टली डिजाइन के थ्रू जो है वो डेटाबेस टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम क्यूरी से स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा था कि हमारे पास काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल के अंदर के, जहां हम जो है वो डिफरेंट कमांड्स को जो है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर तोड़ देते हैं। जस्ट लाइक जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, DDL कमांड्स, मैंने आपको एसक्यूएल सर्वर में बताया था, DCL कमांड्स, फिर होती हैं आपके पास DML कमांड्स। DDL कमांड्स क्या होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और फिर DCL क्या होती है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DML क्या होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DDL कमांड्स के अंदर हमारे पास काफी सारी जो है वो कमांड्स आ जाती हैं। बेसिकली हमारी जितनी भी कमांड्स है जो हम एसक्यूएल सर्वर में यूज करते हैं इनको कैटेगराइज किया था इनके अंदर, DDL, DML, DCL के अंदर, ठीक है। तो DDL के अंदर बात की जाए तो कौन कौन सी कमांड्स आपके पास आती हैं, अल्टर, ड्रॉप, उसके बाद आता है आपके पास ट्रंकेट, क्रिएट, और काफी सारी आपके पास कमांड्स हैं जो आपके पास DDL के अंदर आ रही होती हैं। बेसिकली DDL कमांड्स को DDL ऑपरेशन भी कहा जाता है, DDL ऑपरेटर्स, बेसिकली DDL ऑपरेटर, DCL ऑपरेटर, DML ऑपरेटर। ऑपरेटर क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि जितनी भी कमांड्स हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होती है। जैसे क्रिएट कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करती है, आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, तो इसीलिए क्या कहा जाता है इसको,
DDL ऑपरेटर, DML ऑपरेटर, DCL ऑपरेटर, ठीक है। तो आगे बहुत सारे हमारे पास कमांड मौजूद हैं, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम माई सीक्वल के अंदर डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो बिल्कुल वही पैटर्न जो हमने एसक्यूएल सर्वर में फॉलो किया था, उसी पैटर्न को लेते हुए यहाँ पर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं डेटा टाइप की, तो वही डेटा टाइप जो हमने एसक्यूएल सर्वर में पढ़ी थी यहाँ पर भी यूटिलाइज होती हैं, ठीक है। जैसे इंटीजर, आपके पास वेरिएबल कैरेक्टर्स, फिर आपके पास डेट एंड टाइम, टेक्स्ट, बीलॉब, काफी सारी आपके पास डेटा टाइप यहाँ पर माईसीक्यूएल के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि यार हमने एसक्यूएल सर्वर में देखा था कि अगर हमें किसी की एज लेनी हो आपके पास एसक्यूएल सर्वर में, तो हम उसकी डेटा टाइप क्या रखते थे, टाइनी इंटीजर। बिकॉज ऑफ, इसलिए ये बात मैंने सी शार्प में भी आपको बताई थी, हम डेटा टाइप इसलिए रखते हैं क्योंकि जब आप किसी डेटा टाइप सेट करते हो तो वो मेमोरी के अंदर उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो हमने देखा कि अगर हम इंटीजर डेटा टाइप को यूज करते हैं क्योंकि उसके जो रेंज है वो कहीं ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें एज की, तो हमें एक जस्ट अंदाजे से अगर हम कहें तो यार लोग जो है वो तकरीबन 100 साल तक या 150 साल तक या 200 साल तक जो है वो जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो हमें जरूरत नहीं है कि जहां पर हम मिलियंस में जो है वो रेंजेस रखें अपने डेटा की। तो हम क्या करते हैं, वहां पर टाइनी इंटीजर का यूज कर लेते हैं, टाइनी इंटीजर डेटा टाइप का, जहां पर टाइनी इंटीजर डेटा टाइप की रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक, ठीक है। तो हम अपने डेटाबेस में, ताकि हमारे पास जो हमारा जो कॉलम है जो हमने एज का बनाया, ताकि वो हमारे पास मेमोरी में कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो। तो यहाँ पर आते सबसे पहला जो है वो हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है टुडे लेक्चर्स के नाम से। अब हम इसमें एक टेबल बना के टेस्ट कर लेते हैं। तो टेबल बनाया कैसे जाता है, सिंपल क्रिएट की कमांड, क्रिएट। अच्छा, आपके पास जैसे एसक्यूएल सर्वर केस इंसेंसिटिव है, उसी तरीके से आपके पास माई सीक्वल भी है। मतलब आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में लिखो या कैपिटल लेटर्स में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आपकी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कि अब डेटाबेस के बाद टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो क्रिएट टेबल, ठीक है। उसके बाद टेबल का नाम, जो नाम आप देना चाहते हो। मैं एक स्टूडेंट के नाम से टेबल बना रहा हूं, और यहाँ पर उसके बाद राउंड ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, ठीक है। बिल्कुल एसक्यूएल सर्वर की तरह है। अब आपको पता है हर टेबल में आपके पास हम जो है वो कॉलम्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम बना लेता हूँ आईडी का, ठीक है। और आईडी का कॉलम तो मैंने बता दिया। अब इसमें किस टाइप का डेटा जो है वो आईडी के अंदर स्टोर हो रहा होगा, तो हम डेटा टाइप असाइन कर देते हैं। यहाँ पर हम आईडी जो है वो हम नंबर टाइप की रखेंगे। तो हमें कौन सी डेटा टाइप यहाँ पर असाइन करनी होगी, इंटीजर। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ INT। तो ये इंटीजर टाइप का एक कॉलम क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं फर्दर और कॉलम बनाना चाहता हूँ, जैसे नेम, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का CNIC, स्टूडेंट जो है वो किस क्लास में पढ़ रहा है। तो ये सारे कॉलम हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, तो मैंने लिखा स्टूडेंट नेम। तो आपको पता है हम नेम स्टोर कर रहे हैं अपने डेटाबेस में। तो नेम जो है वो हम किस डेटा टाइप के अंदर स्टोर करेंगे, वारचार के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वारचार। और वारचार के अंदर आपको लेंथ डिफाइन करनी पड़ती है, यानी आप कितने कैरेक्टर्स का डेटा जो है वो इसमें स्टोर करना चाहते हो। तो हम डिफाइन कर लेते हैं, एक नाम जो है वो ज्यादा से ज्यादा 15 to 20 जो है वो कैरेक्टर्स का होता है। तो मैंने यहाँ पर लेंथ दे दी 20। और उसके बाद जो है वो मैं आईडी हो गई, स्टूडेंट का नाम हो गया, फिर हम लिख देते हैं स्टूडेंट का एड्रेस। अच्छा, एड्रेस जो है हम किस डेटा टाइप के अंदर स्टोर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एड्रेस के अंदर नंबर्स और अल्फाबेट्स दोनों आ सकते हैं। तो हमारे पास वारचार एक ऐसी डेटा टाइप है जिसमें नंबर और कैरेक्टर दोनों ही स्टोर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वारचार डेटा टाइप का यूज कर लेते हैं। अब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए एड्रेस की, तकरीबन 50 रख लेते हैं हम। 50 की जो है वो लेंथ रख लेते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो हम कह लेते हैं स्टूडेंट की जो है वो स्टूडेंट CNIC नंबर, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट CNIC नंबर की। तो NIC नंबर्स के लिए मैं कौन सी डेटा टाइप यूज करूंगा, इंटीजर यूज कर सकते हैं। लेकिन इंटीजर के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर होती है, 10। जबकि आपके पास बिग इंटीजर के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर होती है, 18, ठीक है। तो ये आप चाहो तो आप यहाँ पर अगर आप इसको आओ, आप गूगल क्रोम पे आओ, और यहाँ पर आप लिख सकते हो डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल, ठीक है, रेंजेस। तो यहाँ पर आपको देखो सारी की सारी डेटा टाइप जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी, जहां पर आप इजीली 1 by 1 जो है वो पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास आप जब इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोलते हो तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स की जो है वो रेंजेस और स्टोरेज दिख जाती है। तो यहाँ से आपको मैंने जैसे बताया था कि हम एज के लिए क्या यूज करते हैं, टाइनी इंटीजर। बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि उसकी रेंज क्या होती है 0 से लेकर 255 के बीच।
तो यानी हमने देखा कि यार अब हमें एज जो है वो 200 या मैक्सिमम कोई क्रॉस करता ही नहीं है, कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो 250 तक चला गया, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होता। तो इसीलिए हम इंटीजर का यूटिलाइज करते ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर उसकी रेंज जो है वो काफी बड़ी होती है, ठीक है, तो मेमोरी में स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई करेगी, तो इसीलिए हम टाइनी इंटीजर का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज 0 से लेकर 255 तक होती है। यहाँ से आप जो है वो पढ़ सकते हो इन तमाम जो है वो डेटा टाइप को सिंगल सिंगल करते हुए, ठीक है। काफी सारी डेटा टाइप जो है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, ये सारी मौजूद है यहाँ पर, ये देखो न्यूमेरिक, बिट, डेसिमल एंड न्यूमेरिक, फ्लोट एंड रियल, ये सारी डेटा टाइप आप इंडिविजुअली इसकी रेंजेस को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट सीएनआईसी की बात करते हैं। बिकॉज ऑफ इंटीजर के अंदर जो है वो आपके पास 10 डिजिट्स आ सकते हैं इंटीजर के अंदर, ठीक है। लेकिन हम बात करें सीएनआईसी की, तो सीएनआईसी कितने 13 to 14 जो है वो नंबर्स का होता है, तो इसीलिए हम बिग इंटीजर का यूज कर लेते हैं, बिग इंट, ठीक है। और बस हम इतना ही जो है वो अपना टेबल क्रिएट करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, जिस नाम से भी आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो, आईडी, पहला कॉलम रखा आईडी, और उसकी डेटा टाइप क्या रखी, इंटीजर। उसके बाद मैंने क्या कहा, स्टूडेंट का नाम, एक कॉलम क्रिएट किया जिसकी मैंने डेटा टाइप क्या रखी, var4, और उसकी लेंथ क्या फिक्स कर दी, 20। फिर उसके बाद एक न्यू कॉलम ऐड किया स्टूडेंट एड्रेस के नाम से, जिसकी डेटा टाइप क्या रखी, var4, ठीक है। var4 क्यों रखी, क्योंकि आपके पास एड्रेस के अंदर नंबर्स भी आ सकते हैं और अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं। इंटीजर के अंदर ओनली इंटीजर आते हैं, स्टूडेंट नेम के अंदर नाम आपके पास अल्फाबेट्स आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका नाम अल्फाबेट से ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने डेटा टाइप कौन सी यूज करी, var4। फिर बात करते हैं स्टूडेंट सीएनआईसी की, क्योंकि सीएनआईसी के अंदर टोटली नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इंटीजर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर की क्योंकि लिमिट 10 तक होती है, ठीक है, तो हमने क्या यूज किया, बिग इंटीजर, क्योंकि बिग इंटीजर के अंदर आप कितने डिजिट दे सकते हो, 18 डिजिट्स, ठीक है। बस ये करने के बाद, अच्छा एक चीज, जैसे हम एसक्यूएल सर्वर में आपने देखा था क्या होता था कि हम जो है सबसे पहले अगर कोई डेटाबेस क्रिएट करते थे, तो उस डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हमारे लिए एक कमांड मस्ट होती थी, यूज डेटाबेस का नाम, ताकि हम उस डेटाबेस को यूज करें और उसी के अंदर जब हम कोई टेबल क्रिएट करें तो वो उसी टेबल के अंदर बने, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये देखो ऊपर कुछ लिखा आ रहा है, रन एसक्यूएल क्यूरीज ऑन डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट हुआ है, यानी जो हमने क्रिएट की। यहाँ पर आपको यूज कमांड करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आप सिंपल आपने क्या करना है, आपने टुडे लेक्चर को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपने इस एसक्यूएल के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो यूज की कमांड खुद ही सिलेक्ट कर लेता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसमें कोई टेबल क्रिएट करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो सिलेक्टेड है टुडे लेक्चर, तो इसी के अंदर टेबल क्रिएट करता चला जाता है। तो यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया, और उसके बाद जब मैंने सिंपल, यहाँ पर आपको गो का बटन दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे ही आप गो के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माई एसक्यूएल रिटर्न एंड एम्प्टी रिजल्ट सेट 0 रॉस क्यूरी टुक। तो ये सिंपल आपके पास क्या बता रहा है कि आपके पास जो टेबल है वो क्रिएट किया जा चुका है, ठीक है। अगर अच्छा यहाँ पर बिल्कुल जैसे एसक्यूएल सर्वर में होता है ना कि आपके पास एक न्यू क्यूरी की विंडो क्रिएट रहती है, आप उसको क्लिक करते हो, आप उसमें अपनी क्यूरी लिखते हो, आप उसको सिलेक्ट करते हो, रन करते हो, वो क्यूरी वहां पर स्पेयर रहती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर ऐसा रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको कोई आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रही है, आप उस लाइन को दोबारा से री एडिट करना चाहते हो, तो आपके पास ये एडिट का ऑप्शन है, आप दोबारा से एडिट करो और उसमें चेंजेस करके दोबारा गो की कमांड चला सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद जो है वो मैं सिलेक्ट की कमांड लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, मैंने लिखा और इसको सिलेक्ट करता हूं। देखो मैं सिलेक्ट करके चला रहा हूं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एरर दे रहा है, बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि वो इस एसक्यूएल इस क्यूरी के अंदर मौजूद जितनी भी क्यूरीज हैं वो एक साथ उस पूरे को रन कर रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, और रिमूव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अब इस कमांड को चलाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास मेरा टेबल का नाम, यहाँ पर पूरा टेबल जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है, देख सकते हो, आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट सीएनआईसी, यहाँ पर मेरा कॉलम जो है वो मुझे डिस्प्ले हो चुका है। लेकिन मान लो यार कि मैं चाहता हूँ मेरी क्यूरी भी खुली रहे और नीचे जो है वो उसके रिजल्ट्स भी दिखते रहे, तो वो कैसे करूंगा, तो आपने क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है, और आपको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, ये रिटेन क्यूरी बॉक्स दिख रहा है, आप इसके चेक बॉक्स के ऊपर चेक लगा दो, और अगर कमांड चलाओगे ना तो ये क्यूरी खुली रहेगी और नीचे उसका रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। तो अभी हम इसमें एक इंसर्ट कर लेते हैं एक डेटा। अच्छा यहाँ पर अगर आप किसी स्पेसिफिक टेबल के ऊपर क्लिक करते हो ना, तो इसके डिजाइन के थ्रू भी आप इंसर्ट कर सकते हो डेटा। देखो कैसे, स्टूडेंट के ऊपर क्लिक किया मैंने, ये मेरे पास खुल गया, ठीक है, और मैं इसके एसक्यूएल पे आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद ये देखो, ये नीचे अगर सिलेक्ट की कमांड चलाना चाहते हो, ये सिलेक्ट की कमांड पे क्लिक करो, सिलेक्ट की कमांड आ जाएगी पूरी।
आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इसकी पूरी इंसर्ट की कमांड आ जाएगी, आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो उसकी अपडेट की कमांड आ जाएगी। ऐसे ऐसे बाद में देखते चले जाएंगे, लेकिन हम इंसर्ट की बात करते हैं तो मैं इंसर्ट के पे क्लिक किया, ये पूरा सारे कॉलम्स ऑटोमेटिकली डिफाइन है क्योंकि क्यूरी लिखी हुई है आपके पास। यहाँ पर मैं सिर्फ उसको वैल्यूज दे देता हूँ, मैंने दे दी आईडी जो है वो 1 है, नाम जो है वो उसका मैं दे देता हूँ अली है। उसके बाद एड्रेस, तो एड्रेस में हम दे देते हैं डिफेंस फेज 8, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम दे देते हैं CNIC, तो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये मैंने आपका CNIC स्टोर कर दिया, ठीक है। इंसर्ट करो स्टूडेंट के टेबल में, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, टेबल का नाम और उसके बाद राउंड ब्रेसेस और उसके बाद जितने भी कॉलम्स आपने वहां पर टेबल में क्रिएट कर रखे हो उनके नाम, उसके बाद वैल्यूज, फिर आप बताओगे कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज जो, अच्छा याद रखिएगा जो आपने कॉलम पहले लिखा है आपने वही यहाँ पर वैल्यू पास करनी है। अगर आईडी पहले है तो आपने आईडी देनी है, अगर नेम दूसरे पे है तो आपने दूसरे पे नेम देना है, तीसरे पे एड्रेस और तीसरे पे एड्रेस, मतलब पोजीशन वाइज आपने इसको वैल्यू देनी पड़ती है। बस ये लिखने के बाद आपने गो के बटन पे क्लिक करना है तो आपके पास एक रॉ इंसर्ट हो चुकी है। अगर आप इसको जो है वो देखना चाहते हो एडिट के बटन पे क्लिक कर दो और सिंपल जो है यहाँ पर सिलेक्ट की कमांड चलाओ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस वेयर का जो क्लॉज है अभी हटा दो, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक पढ़ रहे हैं क्योंकि। तो यहाँ पर मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो उसका जो स्टूडेंट का डिटेल था वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। क्लियर हो गई बात, कोई इश्यू यहाँ था, कोई कंफ्यूजन? तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे आगे, ठीक है। फर्दर इसको चलो कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।